एडवर्ड फिजिक्स द्वारा प्रस्तुत थर्मोडायनेमिक्स के वीडियो लेक्चर सीरीज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ये थर्मोडायनेमिक्स के वीडियो लेक्चर सीरीज का पहला वीडियो होगा। ठीक है। थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है। आज की क्लास में हम आ, कुछ इम्पोर्टेंट टर्म्स के बारे में देखेंगे। ठीक है। इसके बाद देखेंगे जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक, और देखेंगे हम लोग फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक। इसके बाद देखेंगे कार्नो इंजन के बारे में। ठीक है। इसके साथ ही और भी बीच बीच में बहुत सारे टॉपिक्स के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आज का जो क्लास होगा वो बेसिक क्लास होगा थर्मोडायनेमिक्स का। ठीक है। हम लोग शुरुआत करेंगे थर्मोडायनेमिक्स के बारे में, इसके कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में जानेंगे और जीरोथ लॉ और फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के बारे में देखेंगे। पहला टॉपिक शुरू करते हैं। ठीक है। इंपॉर्टेंट टर्म्स। ठीक है। कुछ बेसिक टर्म जो हमें जानना चाहिए, जैसे सबसे पहला ऊष्मागतिकी क्या होता है। ऊष्मागतिकी यांत्रिक ऊर्जा और ऊष्मीय ऊर्जा। यांत्रिक ऊर्जा और ऊष्मीय ऊर्जा में परस्पर संबंध बताता है क्या हम लोग का ऊष्मागतिकी। ठीक है। जो थर्मोडायनेमिक्स है ये क्या करता है, यांत्रिक ऊर्जा और ऊष्मीय ऊर्जा में परस्पर संबंध बताता है। ऊष्मीय ऊर्जा में परस्पर संबंध बताता है। जो थर्मोडायनेमिक होता है, ठीक है, ये प्रयोगात्मक प्रेक्षणों पर आधारित होता है। ठीक है। याद रखेंगे कि ये प्रयोगात्मक प्रेक्षणों पर आधारित है, एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशंस पर आधारित होता है। एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशंस पर आधारित होता है। थर्मोडायनेमिक्स में हम किसी निकाय के स्थूल स्तरीय गुण, स्थूल स्तरीय गुण, ठीक है, जिसे हम लोग बोलते हैं मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज के बारे में, प्रॉपर्टीज का अध्ययन करते हैं। ठीक है। ये कुछ चीजें हैं जो ऊष्मागतिकी के बारे में आप लोग याद रखेंगे। इसके बाद नेक्स्ट आता है तीन इंपॉर्टेंट टर्म। ठीक है। एक आता है हम लोग का ब्रह्मांड। ब्रह्मांड या यूनिवर्स। ठीक है। थर्मोडायनेमिक में ब्रह्मांड या यूनिवर्स किससे मिलकर बना होता है, निकाय, सिस्टम और वातावरण। सराउंडिंग। ठीक है। निकाय क्या होता है, ब्रह्मांड मतलब निकाय,
और वातावरण से मिलकर बना हुआ होता है। ठीक है, निकाय क्या होता है देखो, जिसके बारे में जिस किसी के बारे में भी हम लोग अध्ययन करते हैं। ठीक है, जिसके बारे में अध्ययन किया जाता है, ठीक है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, निकाय बोलते हैं। ठीक है, जिसके बारे में अध्ययन किया जाता है उसे हम लोग क्या बोलेंगे, निकाय। और निकाय के अतिरिक्त, निकाय के अतिरिक्त जो भी बचता है, ठीक है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, सराउंडिंग बोलते हैं। ठीक है, तो ब्रह्मांड में सिर्फ दो ही चीजें होंगी, एक क्या होगा, निकाय होगा, और एक क्या होगा, वातावरण। निकाय जिसके बारे में हम लोग स्टडी करते हैं, और उसे छोड़ के बाकी जो भी बच जाता है, ठीक है, वो किसके अंदर आता है, वातावरण के अंदर आता है, उसे हम लोग वातावरण कहते हैं। ठीक है, ये ये चीजें याद रखेंगी। और निकाय और वातावरण को मिल के क्या बनता है, ब्रह्मांड बनता है। ठीक है, यूनिवर्स बनता है। इसके बाद एक इम्पोर्टेंट टर्म आता है, उष्मागतिकी निर्देशांक। उष्मागतिकीय निर्देशांक, इसे हम लोग क्या बोलेंगे, थर्मोडायनेमिक कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, उष्मागतिकी निर्देशांक क्या होते हैं, जैसे हम लोग कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में एक्स वाई जेड का यूज करते हैं, ऐसे ही उष्मागतिकी में हम लोग टी, भी और पी का यूज करते हैं। ठीक है, उष्मागतिकी निर्देशांक के रूप में, जहाँ पे टी क्या है हम लोग का, टी ताप को रिप्रेजेंट कर रहा है, पी दाब को, ठीक है, और भी यहाँ आयतन को व्यक्त कर रहा है। ठीक है, टी क्या हो जाएगा हम लोग का, टेम्परेचर, ये प्रेशर, और ये क्या हो जाएगा, वॉल्यूम। तो ये होते हैं हम लोग का थर्मोडायनेमिक निर्देशांक। नेक्स्ट आता है हम लोग का थर्मोडायनेमिक स्टेट या उष्मा गतिकीय अवस्था। किसी उष्मागतिकी अवस्था को हम लोग एक फलन के रूप में व्यक्त करते हैं, किसके, उष्मागतिकी चर टी भी और पी इक्वल टू 0। ठीक है, इस तरह से जो है टी भी और पी में संबंध बताने वाला कोई समीकरण होगा, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, उष्मागतिकी अवस्था बोलेंगे। ठीक है, थर्मोडायनेमिक स्टेट बोलेंगे। जैसे कि इसका कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। उष्मागतिकी अवस्था में पहला आता है हम लोग का आइडियल गैस के लिए, आइडियल गैस या आदर्श गैस के लिए। ठीक है, आदर्श गैस के लिए अवस्था समीकरण पी भी इक्वल टू आर टी होता है। ठीक है, ये अवस्था समीकरण है किसके लिए, आदर्श गैस के लिए, एक मोल के लिए। ठीक है, ये जो है एक मोल के लिए है, और या फिर पी भी इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन आर टी। ठीक है, ये किसके लिए, एन मोल के लिए, जहाँ एन क्या है, मोलों की संख्या है, कितने मोल गैस है। ठीक है, और ये किसके लिए है, ये बेसिकली एन इक्वल टू 1 के लिए है, पी भी इक्वल टू आर टी, ये याद रखेंगे।
इसका हम लोग बहुत ही ज़्यादा यूज़ करने वाले हैं। आदर्श गैस के लिए अवस्था समीकरण पी वी इक्वल टू आर टी होता है, ठीक है। सेकेंड देख लेते हैं रियल गैस के लिए, वास्तविक गैस के लिए, वास्तविक गैस, ठीक है, या रियल गैस के लिए इसे हम लोग वंडर वाल समीकरण भी बोलते हैं। वंडर वाल समीकरण वंडर वाल समीकरण क्या होता है, एन मोल के लिए लिख दे रहा हूँ, ठीक है। एन मोल के लिए हम लोग का वंडर वाल समीकरण होता है पी प्लस एन स्क्वायर ए अपॉन वी स्क्वायर इंटू वी माइनस एन बी इक्वल टू एन आर, ठीक है। ये होता है वास्तविक गैस के लिए अवस्था समीकरण, ये भी आप याद रखेंगे। एक बार क्वेश्चन, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा था कि वंडर वाल समीकरण क्या होता है, ठीक है, एन मोल के लिए, तो ये आप लोग को याद रखना है। एन स्क्वायर पी प्लस एन स्क्वायर ए बाई वी स्क्वायर वी माइनस एन बी इक्वल टू एन आर टी। थर्ड देखो रुद्धोष्म प्रसार के लिए, रुद्धोष्म प्रसार, ठीक है, एडियाबेटिक एक्सपेंशन, ठीक है। एडियाबेटिक एक्सपेंशन के लिए जो अवस्था समीकरण होता है वो क्या होगा, पी वी की पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट, ठीक है, कोई कांस्टेंट होगा। ये होता है रुद्धोष्म प्रसार, अगर कहीं पे दिया हुआ हो रुद्धोष्म प्रसार, ठीक है, तो उसके लिए जो अवस्था समीकरण है वो हो जाएगा भी पी वी की पावर आर इक्वल टू कांस्टेंट, ठीक है। ये याद रखेंगे, ये जो है पी और वी के टर्म में है, ये किसके टर्म में है, पी और वी के टर्म में है। इसी तरह से आप यहाँ पे पी और टी के टर्म में लिख सकते हैं, और टी और वी के टर्म में भी लिख सकते हैं, किसका यूज करके, आदर्श गैस समीकरण का यूज करके, पी वी इक्वल टू आर टी का अगर आप लोग यूज करेंगे, ठीक है, जैसे यहाँ भी की जगह आप लोग क्या रख देंगे, आर टी बाई पी रख देंगे, ठीक है, तो ये जो है आप लोग का पी और टी के टर्म में आ जाएगा। ये आप लोग लिख के देखेंगे, ठीक है, लिख के रखेंगे, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है कि रुद्धोष्म प्रसार के लिए जो है अवस्था समीकरण क्या होगा। ये पी वी के टर्म में है, यहाँ पे पी और टी के टर्म में और टी और वी के टर्म में आप लोग लिख के देखेंगे, ठीक है। ये होता है अवस्था समीकरण। ये तीन चीजों के लिए ही अवस्था समीकरण हम लोग याद रखेंगे। इसके बाद नेक्स्ट आता है हम लोग का उष्मागतिक साम्यावस्था। उष्मागतिकीय साम्यावस्था, थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम, ठीक है, थर्मोडायनेमिक साम्यावस्था। थर्मोडायनेमिक साम्यावस्था के लिए आप लोग याद रखेंगे कि दो निकाय थर्मोडायनेमिक साम्यावस्था में कहे जाएंगे अगर दोनों का जो टेम्परेचर है वो क्या हो, बराबर हो, ठीक है। देखो थर्मोडायनेमिक्स में बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन के लिए क्वेश्चन नहीं आता, यहाँ पे जो क्वेश्चन आता है वो एकदम बेसिक वन लाइनर क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। आप लोग को चीज़ें पता होनी चाहिए, जैसे उष्मागतिकी साम्यावस्था किसे कहेंगे, T1 इक्वल टू T2 दे दिया होगा, P1 इक्वल टू P2, V1 इक्वल टू V2, इस टाइप से दे दिया होगा। तो आप लोग को याद रखना है कि थर्मोडायनेमिक साम्यावस्था तभी कहा जाएगा जब T1 इक्वल टू क्या हो, T2 हो, ठीक है, उसे हम लोग थर्मोडायनेमिक साम्यावस्था बोलेंगे, जहाँ पे T क्या है, ताप। यहाँ देख लेते हैं कि ताप क्या होता है। कॉन्सेप्ट ऑफ टेम्परेचर, ठीक है, ताप की अवधारणा।
ताप उष्मा प्रवाह की दिशा को बताता है। ठीक है, याद रखेंगे कि ताप उष्मा प्रवाह की दिशा को बताता है। ठीक है, डायरेक्शन ऑफ हीट फ्लो, ये जो है उष्मा प्रवाह की दिशा को बताता है। ताप ऊष्मागतिकी की निकाय का वह गुण है जो उसके ऊष्मीय संतुलन की अवस्था में नियत रहता है। ठीक है, और क्या होता है, ये अवस्था ऊष्मीय अवस्था में क्या रहता है, नियत रहता है। ठीक है, कांस्टेंट रहेगा ऊष्मीय साम्यावस्था में, ऊष्मीय साम्यावस्था में ये क्या रहेगा, नियत रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। ये क्या होता है, अणुओं की गतिज ऊर्जा की गतिज ऊर्जा का माप होता है। ठीक है, अगर किसी क्या बोलना चाहिए, किसी निकाय किसी सिस्टम का टेम्परेचर अधिक है, इसका मतलब ये है कि वहाँ जो अणुओं की गतिज ऊर्जा होगी वो अधिक होगी। ठीक है, ये जो है अणुओं की गतिज ऊर्जा का माप होता है। ठीक है, और क्या बताता है, ऊष्मा प्रवाह की दिशा बताता है। ठीक है, कितना ऊष्मा है ये नहीं बताएगा, ये क्या बताएगा, ऊष्मा प्रवाह की बस दिशा को बताएगा। लेकिन टेम्परेचर, किसी का टेम्परेचर ज़्यादा है तो उसका ऊष्मा ज़्यादा होगा, इसका कोई क्या बोलना चाहिए, इसका कोई गारंटी नहीं है। ठीक है, कि उसका ऊष्मा जो है वो ज़्यादा होगा, ताप ज़्यादा है तो ऊष्मा ज़्यादा होगा। यहाँ पे क्या, ऊष्मा जो है ऊर्जा का एक मात्रक है, लेकिन अगर किसी का टेम्परेचर ज़्यादा है तो वहाँ अणुओं की गतिज ऊर्जा जो होगी वो क्या होगी, अधिक होगी। ठीक है, तो टेम्परेचर क्या होता है, अणुओं की गतिज ऊर्जा का माप होता है। ठीक है, ये कुछ पॉइंट है, आप लोग याद रखेंगे। इसके बाद आता है कॉन्सेप्ट ऑफ हीट। ठीक है, हीट क्या होता है, ऊष्मा। ऊष्मा ऊर्जा का एक रूप है। ठीक है, ऊष्मा क्या है, ऊर्जा का एक रूप होता है। ठीक है, ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा ही है। ठीक है, और यह ऊर्जा ऊष्मा प्रवाह तभी होता है जब तापांतर हो। तापांतर हो यानी अगर दो निकाय के बीच में तापांतर है, टेम्परेचर डिफरेंस इज नॉट इक्वल टू जीरो, तभी क्या होगा, ऊष्मा का प्रवाह होगा, जब तापांतर हो। ठीक है, अगर दोनों के टेम्परेचर में डिफरेंस है तभी जो है ऊष्मा का प्रवाह हो सकता है, अदरवाइज ऊष्मा का प्रवाह जो है वो नहीं होगा। ऐसे भी ताप ताप बराबर है तो वो ऊष्मीय साम्यावस्था में होंगे। ठीक है, ऊष्मा का कोई भी प्रवाह नहीं होगा। यह एक पथ फलन है। क्या होता है पथ फलन, आगे देखेंगे। ठीक है, पथ फलन, पाथ फंक्शन, ये जो है एक पथ फलन है। ठीक है, ऊष्मा के बारे में इतना ही देखते हैं। के बाद नेक्स्ट देखते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरनल एनर्जी। यहाँ पे ऊष्मा को हम लोग Q से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, कैपिटल Q से ऊष्मा को जो है रिप्रेजेंट करेंगे। एक टर्म आएगा इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी को हम लोग कैपिटल U से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है,
इंटरनल एनर्जी क्या होता है? किसी निकाय किसी निकाय की किसी निकाय के किसी निकाय के अणुओं की कुल गतिज ऊर्जा कुल गतिज ऊर्जा को हम लोग क्या बोलेंगे? आंतरिक ऊर्जा या इंटरनल एनर्जी। ठीक है, आंतरिक ऊर्जा या इंटरनल एनर्जी बोलते हैं। ठीक है, आंतरिक ऊर्जा बोलते हैं। देखो, कणों कणों की दो ऊर्जा होती है, एक आंतरिक ऊर्जा होती है और एक स्थितिज ऊर्जा होती है। ठीक है, तो आंतरिक ऊर्जा क्या होता है? कणों के किसी निकाय के अणुओं में जो कण होंगे, ठीक है, उनकी कुल गतिज ऊर्जा जो होगी उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? आंतरिक ऊर्जा बोलेंगे। आंतरिक ऊर्जा होता है, जबकि निकाय की अगर स्थितिज ऊर्जा देखें, स्थितिज ऊर्जा, तो स्थितिज ऊर्जा क्या होगा? उनके अंतरा आणविक आकर्षण के कारण, अंतरा आणविक आकर्षण अंतरा आणविक आकर्षण के कारण जो बल लगेगा, ठीक है, वो क्या होगा? उनकी स्थितिज ऊर्जा होगा। ठीक है, ये जो है अंतरा आणविक आकर्षण के कारण जो बल लगेगा उसे हम लोग क्या बोलेंगे? स्थितिज ऊर्जा बोलेंगे। जबकि गति आंतरिक ऊर्जा क्या होता है? अणुओं की कुल गतिज ऊर्जा को हम लोग क्या बोलेंगे? आंतरिक ऊर्जा बोलेंगे। ठीक है, आंतरिक ऊर्जा U इक्वल टू यू टी, ये सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड करेगा? टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा। किसके किसके लिए? आदर्श गैस के लिए। ठीक है, आदर्श गैस के लिए या आइडियल गैस के लिए ये जो आंतरिक ऊर्जा होता है U, जो आंतरिक ऊर्जा U होता है वो सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड करता है? टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर का फंक्शन होता है। जबकि U आंतरिक ऊर्जा T और P, ठीक है, टेम्परेचर और प्रेशर का फंक्शन होता है किसके लिए? आदर्श ये रियल गैस के लिए। रियल गैस के लिए, वास्तविक गैस के लिए ये टेम्परेचर और प्रेशर दोनों पे डिपेंड करता है। ठीक है, जबकि आंतरिक ऊर्जा के लिए याद रखेंगे कि ये जो है सिर्फ और सिर्फ आंतरिक ऊर्जा जो है आदर्श गैस के लिए सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर पे निर्भर करता है, सिर्फ और सिर्फ ताप का फलन होता है। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ वर्क। ठीक है, कार्य की अभिधारणा। और कार्य को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करेंगे? W से रिप्रेजेंट करेंगे। किसी निकाय द्वारा किया गया कार्य W, या किसी निकाय द्वारा सूक्ष्म आयतन परिवर्तन में जो किया गया कार्य होगा वो क्या होगा? PdV होगा। ठीक है, dW इक्वल टू क्या हो जाएगा? PdV। तथा किया गया कुल कार्य W इक्वल टू क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन ऑफ V1 टू V2, V1 से V1 परिवर्तन में, मतलब आयतन को V1 से V2 परिवर्तित करने में, ठीक है, किसी दाब P के अंदर जो कार्य किया जाता है, जो आयतन में परिवर्तन होता है, ठीक है, उसे अगर हम लोग V1 से V2 तक समाकलन कर देंगे तब ये जो है कुल कार्य हमें मिल जाएगा। ठीक है, ये कार्य का जो कॉन्सेप्ट है आप लोग याद रखेंगे। यहाँ पे दो चीजें और याद रखेंगे। अगर W या dW क्या है? पॉजिटिव है, धनात्मक है, तो निकाय द्वारा कार्य किया जाता है। ठीक है, आज जैसे dW इक्वल टू पॉजिटिव है, अगर यहाँ पे P अगर कांस्टेंट है तो ये सिंपली क्या आ जाएगा? P इक्वल टू V2 माइनस
V1 आ जाएगा। ठीक है, अगर कार्य पॉजिटिव है यानी V2 माइनस V1 जो है पॉजिटिव होगा, यानी V2 इज ग्रेटर देन V1 होगा। इस केस में क्या हो जाएगा, V2 इज ग्रेटर देन V1। और अगर आयतन में वृद्धि हो रहा है, ठीक है, तो इसे हम लोग बोलते हैं प्रसार। ठीक है, प्रसार होगा, और जब भी प्रसार होगा तब इसे हम लोग बोलेंगे गैस द्वारा कार्य किया गया है, निकाय द्वारा, निकाय द्वारा, ये वर्ड इंपॉर्टेंट है। ठीक है, निकाय द्वारा या गैस द्वारा कार्य किया जाता है। ठीक है, अगर W का वैल्यू क्या हो, पॉजिटिव हो, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर W पॉजिटिव हो तो प्रसार होगा, और निकाय द्वारा गैस जो है वो क्या करेगा, प्रसार होगा तो वो अपने आप होगा। ठीक है, वो गैस जो है खुद अपने आप को प्रसारित करेगा। ठीक है, तो गैस के प्रसार में जो कार्य किया जाएगा उसे, उसमें क्या होगा, DW जो है वो पॉजिटिव होगा। और अगर DW क्या है, नेगेटिव है। ठीक है, नेगेटिव है, इसका मतलब क्या है, V2 इज लेस देन V1, यानी कि क्या हो रहा है, ये संपीड़न हो रहा है, संपीड़न। ठीक है, इसे हम लोग बोलते हैं एक्सपेंशन, और इसको बोलते हैं कंप्रेशन। ठीक है, कंप्रेशन, ये क्या होगा, संपीड़न होगा। और संपीड़न होगा तो निकाय पर या गैस पर कार्य किया जाता है, कार्य किया जाता है, यानी हमारे द्वारा जो है वो निकाय पर या गैस पर जो है वो कार्य किया गया है, अगर क्या हो रहा है, DW इज नेगेटिव। ये साइन कन्वेंशन ना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि इससे रिलेटेड अगर न्यूमेरिकल आता है जो कि 1-2 लाइन का होगा, वहां पे बस आप लोग को वर्क अगर कैलकुलेट करना है तब पॉजिटिव वर्क है कि नेगेटिव वर्क है बताना है, या वर्क पॉजिटिव है नेगेटिव है दे दिया है तो उसमें गैस द्वारा कार्य किया जा रहा है या फिर निकाय पर कार्य किया जा रहा है, ये इससे रिलेटेड जो है वो क्वेश्चन पूछ सकता है। तो आप लोग ये दो चीज़ें याद रखेंगे। ठीक है, अगर DW क्या है, पॉजिटिव है, और अब यदि DW क्या है, नेगेटिव है। ठीक है, तो ये दो कॉन्सेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अ, इसे आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, यहाँ पे वर्क के अकॉर्डिंग कुछ प्रक्रम को जो है वो हम लोग देखते हैं, डिफाइन करते हैं। ठीक है, थर्मोडायनेमिक प्रोसेस या प्रक्रम। ठीक है, उष्मागतिकी प्रक्रम। पहला आता है हम लोग का सम आयतनिक, या इसे हम लोग बोलेंगे आइसोकोरिक, आइसोकोरिक प्रोसेस। ठीक है, सम आयतनिक नाम से ही स्पष्ट है, इसमें क्या होगा, आयतन जो है वो असमान रहेगा। अगर थर्मोडायनेमिक में कोई चेंज हो रहा है तब इसमें क्या होगा, देखो मान लेते हैं कि थर्मोडायनेमिक कोई प्रोसेस हो रहा है। ठीक है, और वो प्रोसेस कहाँ से कहाँ हो रहा है, पहले जो है वो T1 V1 और P1 था। ठीक है, और उसके बाद परिवर्तन होने के बाद यहाँ पे T2 V2 और क्या हो गया है, P2 हो गया है। ठीक है, तो सम आयतनिक प्रोसेस के लिए क्या होता है, V1 इक्वल टू V2 होता है। ठीक है, आयतन अपरिवर्तित रहेगा, नाम से ही स्पष्ट है, सम आयतनिक है तो आयतन अपरिवर्तित रहेगा, अपरिवर्तित रहेगा। तो ऐसे निकाय के लिए क्या गया कार्य क्या हो जाना चाहिए, क्योंकि किया गया कार्य DW इक्वल टू क्या होता है, P V2 माइनस V1, यानी कि क्या आ जाएगा, 0। ठीक है, तो इसे हम लोग बोलते हैं, यहाँ पे अगर आयतन समान है तो किया गया कार्य क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे P के बारे में सिर्फ DW इक्वल टू 0 ही लिखते हैं।
तो किया गया कार्य क्या होगा, 0 होगा, ये याद रखेंगे। समआयतनिक प्रक्रिया में हमेशा जो किया गया कार्य है वो क्या होगा, 0 होगा। सेकेंड देखो, सम समदाबिक, या इसे हम लोग बोलते हैं आइसोबेरिक। आइसोबेरिक में क्या होगा, समदाबिक नाम से ही स्पष्ट है, P1 इक्वल टू क्या होगा, P2 होगा। ठीक है, दाब जो है वो अपरिवर्तित रहेगा। दाब अपरिवर्तित रहेगा। इस केस में किया गया कार्य क्या हो जाएगा, dw इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ p dv। p तो कांस्टेंट है, ठीक है, p इक्वल टू क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है, यहाँ पे लिख दो p, v क्या है, कांस्टेंट है। यहाँ पे v क्या होगा, कांस्टेंट होगा। ठीक है, कांस्टेंट रहेगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो p कांस्टेंट है तो ये इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा, v1 से यहाँ v2 में चेंज हुआ है, तो ये क्या आ जाएगा, p v2 माइनस v1 आ जाएगा। ठीक है, ये होता है समदाबिक प्रक्रिया के लिए। इसके बाद समतापी प्रक्रिया, आइसोथर्मल प्रक्रम। ठीक है, आइसोथर्मल प्रक्रम क्या हो जाएगा, जहाँ पे टेम्परेचर क्या हो, बराबर हो। ठीक है, या इसे लिखना T इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ठीक है, टेम्परेचर क्या है, परिवर्तित नहीं हो रहा है, यानी कि ये क्या है, उसमें साम्यावस्था में है। अगर ये आदर्श गैस होगा तो इसके लिए जो है आंतरिक ऊर्जा भी 0 हो जाएगा। ठीक है, समतापिक प्रक्रम के लिए जो किया गया कार्य है, W इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ P dV। ठीक है, और अगर ये आदर्श गैस के लिए है तो PV इक्वल टू क्या हो जाएगा, RT हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या बोलना चाहिए, P का जो वैल्यू है वो क्या आ जाएगा, RT बाई V आ जाएगा, RT बाई V। और ये जो है कांस्टेंट है, RT क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, अगर ये वैल्यू हम लोग यहाँ पे रखेंगे और इसे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, तो ये जो आएगा हम लोग का क्या आ जाएगा, किया गया कार्य W इक्वल टू यहाँ इंटीग्रेशन कर देंगे RT बाई V dV, और ये कहाँ से कहाँ चेंज हो रहा है, V1 से V2 में चेंज हो रहा है। ठीक है, तो इस केस में जो किया गया कार्य है वो क्या आ जाएगा हम लोग का, RT ln ऑफ V2 अपॉन V1। 1 अपॉन V का समाकलन करेंगे तो log V आ जाएगा। ठीक है, ये log V है, RT ln ऑफ V2 अपॉन V1। ठीक है, या इसे हम लोग P के टर्म में लिखना चाहें तो RT P1 अपॉन P2 हो जाएगा। ठीक है, V2 अपॉन V1 होगा और P1 अपॉन P2 होगा। तो ये होता है हम लोग का किया गया कार्य किस प्रोसेस में, समतापी प्रोसेस में। इसके बाद एक प्रक्रम आता है रुद्धोष्म। रुद्धोष्म प्रक्रम, इसे हम लोग बोलते हैं एडीए बेटिक बोलते हैं। ठीक है, रुद्धोष्म प्रक्रम में क्या होता है कि उष्मा में कोई भी परिवर्तन नहीं होता, डी क्यू इक्वल टू क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, उष्मा में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। और आगे हम लोग देखेंगे कि
रुद्धोष्म प्रक्रम में, रुद्धोष्म प्रक्रम में एस जो है वो कांस्टेंट रहता है। एस होता है हम लोग का एंट्रोपी। ठीक, ये याद रखेंगे, रुद्धोष्म प्रक्रम में जो है वो एस कांस्टेंट रहेगा। जैसे समतापी प्रक्रम में टी कांस्टेंट रहता है, ऐसे रुद्धोष्म प्रक्रम में जो है वो एस कांस्टेंट रहता है। ठीक है, यहाँ पे क्या गया कार्य देखते हैं। यहाँ पे भी क्या गया कार्य जो है वो क्या आ जाएगा हम लोग का, W इक्वल टू इंटीग्रेशन P dV। और इसके लिए आप लोग याद रखेंगे यहाँ पे भी यहाँ जो है टेम्परेचर भी चेंज होता है। ठीक है, और रुद्धोष्म प्रक्रम के लिए हम लोग जानते हैं कि अवस्था समीकरण क्या होता है, पी भी की पावर गामा इक्वल टू कॉन्स्टेंट होता है। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे P इक्वल टू आर टी रखे थे, यहाँ P इक्वल टू कॉन्स्टेंट बटे भी की पावर गामा रखेंगे और इसे कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो इसे कैलकुलेट करने के बाद हमें जो क्या गया कार्य है वो 1 गामा -1, या इसे 1 गामा के टर्म में लिखो, 1/1 गामा P2 V2 P1 V1 हो जाएगा। ठीक है, ये होता है किया गया कार्य किसमें, रुद्धोष्म प्रक्रम में। या इसे हम लोग टेम्परेचर के टर्म में लिखना चाहें तो आर टी बाई 1 - गामा, यहाँ पे याद रखेंगे ना 1 - गामा होगा। अगर ये गामा -1 है तो ये P1 V1 P2 V2 हो जाएगा। ठीक है, अगर ये गामा -1 कर देंगे तो ये P1 V1 P2 V2 आ जाएगा, और 1 - गामा है तो P2 V2 P1 V1, क्योंकि V फाइनल स्टेज होता है तो आप इसी क्रम में याद रखेंगे, P2 V2 P1 V1 बटे 1 - गामा। आर टी नहीं, सिर्फ आर रहेगा यहाँ पे, और ये क्या हो जाएगा T2 T1। ठीक है, इसमें जो है तीनों थर्मोडाइनमिक क्वांटिटीज जो है वो थर्मोडाइनमिक वेरिएबल्स या कोऑर्डिनेट जो है वो चेंज होते हैं। ठीक, ये याद रखेंगे। ये होता है हम लोग का 4 इंपॉर्टेंट प्रक्रम। इसके अलावा और एक प्रक्रम है जिसके बारे में हम लोग बहुत ज़्यादा डिस्कस करेंगे, वो है चक्रीय प्रक्रम। चक्रीय प्रक्रम, ठीक है, साइक्लिक प्रोसेस। चक्रीय प्रक्रम मतलब वो प्रक्रम जहाँ से शुरू होगा वहीं पे क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ठीक है, इस केस में भी आंतरिक ऊर्जा जो है, आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन जो है वो शून्य होता है। ठीक है, डी क्यू इक्वल टू क्या होता है, शून्य होता है आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन। और इस केस में जो किया गया कार्य होगा, इस केस में जो किया गया कार्य होता है वो दी गई उष्मा या ली गई उष्मा के बराबर होता है। ठीक है, आगे देखेंगे जब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक हम लोग डिफाइन कर लेंगे तब। बाकी अभी के लिए यही याद रखिए कि हाँ, ये जो किया गया कार्य होता है, अच्छा यहाँ पे एक चीज़ मैं बताना भूल गया, W इक्वल टू पी वी आरेख। ठीक है, जिसे हम लोग सूचक भी बोलते हैं, इंडिकेटर, इंडिकेटर पी वी आरेख में बंद क्षेत्रफल। ठीक है, ये जो है हम लोग का पीवी आरेख कैसा बन रहा है उस पे निर्भर करेगा चक्रीय प्रक्रम में क्या गया कार्य। पीवी आरेख क्या होता है यहाँ पे थोड़ा सा देख लेते हैं। यहाँ पे पीवी आरेख से पढ़ना था पहले, या इसे हम लोग बोलते हैं इंडिकेटर डायग्राम। ठीक है, इंडिकेटर डायग्राम क्या होता है, ये जो एक नॉर्मल ग्राफ होता है। ठीक है, जहाँ पे हम लोग एक्स एक्सिस में भी लेते हैं, ठीक है, और वाई एक्सिस, और वाई एक्सिस में क्या लेते हैं, पी को लेते हैं। एक्स एक्सिस में भी को लेते हैं और वाई एक्सिस में पी को लेते हैं और एक ग्राफ खींचते हैं। ठीक है, तो इसे हम लोग बोलते हैं पी भी डायग्राम।
यहाँ पे ये P होगा, ये V होगा, ठीक है, और ये क्या होगा, P होगा, ठीक है। इसे हम लोग बोलेंगे PV डायग्राम। PV डायग्राम के बारे में एक चीज़ और आप लोग याद रखेंगे कि यहाँ पे जैसे कोई प्रोसेस के लिए कोई ग्राफ दिया हुआ है, ठीक है, तो ये ग्राफ, ये एफ ऑफ पी टी भी जो भी है, ठीक है, ये ग्राफ और भी अक्ष, आयतन अक्ष के बीच में जो घिरा हुआ क्षेत्रफल होगा वो क्या होगा, किया गया कार्य होगा, ठीक है। W इक्वल टू वक्र एवं भी अक्ष, आयतन अक्ष के बीच बद्ध क्षेत्रफल, ठीक है। ये जो बद्ध क्षेत्रफल होगा इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, किया गया कार्य बोलेंगे, ठीक है। इसी से जो हम लोग किए गए कार्य को क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं, ठीक है। साइक्लिक प्रोसेस के लिए, साइक्लिक प्रोसेस क्या होता है, ये कोई पॉइंट है ए, ठीक है, कार्य यहाँ से शुरू होता है और किसी इस प्रक्रम द्वारा फिर से यहाँ पे वापस आ जाता है, ठीक है। ये यहाँ से शुरू हुआ और ये यहाँ पे क्या हो गया, खत्म हो गया, ठीक है। तो इस प्रोसेस में यहाँ पे जो ये बंद क्षेत्रफल होगा, जनरली हम लोग क्या लेते हैं, ग्राफ और भी अक्ष के बीच का क्षेत्रफल लेते हैं, लेकिन यहाँ पे जो जो वक्र के बीच में जो बंद क्षेत्रफल होगा यही हम लोग का क्या होगा, किया गया कार्य होगा, ठीक है। ये हम लोग का किया गया कार्य W होगा। ये जो क्षेत्रफल होगा इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, या किया गया कार्य बोलेंगे, ठीक है। बाकी प्रक्रम के लिए भी देख लेते हैं, जैसे कि हम लोग का सम आयतनिक प्रक्रम, ठीक है। ये हम लोग का PV, ये भी है और ये क्या है, P है। सम आ, सम आयतनिक प्रक्रम के लिए, सम आयतनिक प्रक्रम के लिए क्या होगा, देखो प्रेशर चेंज होगा, ठीक है, प्रेशर क्या होगा, चेंज होगा। और इंडिकेटर डायग्राम में ना हमेशा एक डायरेक्शन भी होता है, P1 P2, ये क्या हुआ है, P1 से P2 में जो है वो चेंज हुआ है, लेकिन यहाँ पे आयतन क्या है, आयतन जो है वो भी कांस्टेंट है, ठीक है, आयतन में कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ है, तो इसीलिए इसे हम लोग क्या बोलेंगे, सम आयतनिक प्रोसेस बोलेंगे, ठीक है। यहाँ पे इसे मैं अलग से लिख, अलग, हाँ क्या बोलते हैं, दिखाता हूँ। ये होता है हम लोग का ग्राफ, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ है, P1 से P2 में जो है वो आयतन चेंज हुआ है, मतलब प्रेशर जो है वो चेंज हुआ है, लेकिन आयतन में कोई भी चेंज नहीं हुआ है। ये होता है हम लोग का PV आरेख, किसके लिए, सम आयतनिक प्रोसेस के लिए। ऐसा कोई भी ग्राफ आपको दिखे तो आप समझ जाना कि ये जो है सम आयतनिक प्रोसेस है। समदाबिक प्रोसेस के लिए क्या होगा, समदाबिक प्रोसेस के लिए प्रेशर कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। यहाँ पे ये प्रेशर जो है वो कांस्टेंट है और यहाँ पे आयतन जो है वो चेंज होगा। आयतन कहाँ से कहाँ चेंज होगा, V1 से V2 चेंज होगा, ठीक है। यहाँ पे जो है डायरेक्शन हमेशा दिखाना बहुत ही जरूरी है। PV आरेख में हमेशा क्या होगा, इंडिकेटर में जो है वो डायरेक्शन होगा जो प्रोसेस प्रक्रम की दिशा को व्यक्त करता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा। इसके बाद देखो समतापी प्रक्रम के लिए, समतापी प्रक्रम के लिए जो P मतलब P PV डायग्राम होगा वो क्या होगा, एक इस तरह का ग्राफ होगा। ये जो PV डायग्राम है ये इस तरह का एक ग्राफ होगा। यहाँ पे हम लोग का प्रेशर भी चेंज होगा और वॉल्यूम भी चेंज होगा, ठीक है। यहाँ पे ये क्या है, ये P1 है
और ये क्या है P2 है, ये क्या है V1 है, और ये क्या है V2। जहाँ से ग्राफ शुरू होगा वो 1 वाला कोऑर्डिनेट, और जहाँ पे ग्राफ खत्म होगा, ठीक है, वो 2 वाला कोऑर्डिनेट। ठीक है, तो ये इस तरह से ये क्या हो जाएगा, समतापी प्रक्रम को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, जबकि अगर हम लोग रुद्धोष्म प्रक्रम के लिए देखें, तो रुद्धोष्म प्रक्रम के लिए ये P और ये V, रुद्धोष्म प्रक्रम के लिए ये जो ग्राफ है वो लगभग लगभग क्या बोलना चाहिए, समतापी के जैसा ही होगा। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस होगा। क्या डिफरेंस होगा कि इसका जो ढाल है, इसका जो ये उतराव है ना, ये ज़्यादा होगा उसके कंपैरिजन में। ठीक है, ये इसका डायरेक्ट, ये क्या हो जाएगा, ये P2 हो जाएगा, ये सॉरी P1 हो जाएगा, ये P1 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये P2 हो जाएगा, ये V1 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, V2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये होता है हम लोग का रुद्धोष्म प्रक्रम के लिए ग्राफ। ये देखो, ये थोड़ा सा जो है वो फ्लैट है, मतलब ये कम झुका हुआ है। ठीक है, ये जो है वो ज़्यादा झुका हुआ है। ठीक है, इसका ढाल जो है वो ज़्यादा है। ठीक है, तो ये होता है रुद्धोष्म प्रक्रम के लिए, पीडीवी। पीवी आरेख यहाँ पे मैं अलग से लिख दे रहा हूँ, समतापी प्रक्रम के लिए, समतापी प्रक्रम के लिए जो पीवी आरेख होगा, इसका जो ढाल होगा, ढाल या इसे हम लोग बोलते हैं टेंजेंट, इसका जो वैल्यू होगा dp बाई dv भी बोलेंगे इसे। इसका जो वैल्यू होता है वो होता है माइनस पी बाई भी। इसे आप लोग याद रखेंगे, dp बाई dv इक्वल टू माइनस पी बाई भी होता है। जबकि रुद्धोष्म प्रक्रम के लिए, रुद्धोष्म प्रक्रम के लिए जो ढाल होगा, ठीक है, ये dp बाई dv का जो वैल्यू होगा वो गामा माइनस गामा पी बाई भी के बराबर होगा। अच्छा, मैं यहाँ आप लोग को गामा के बारे में नहीं बताया ना। गामा होता है स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर बटे स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ठीक है, आगे के क्लास में इसके बारे में भी देखेंगे, सीपी भी। ये बाकी आप लोग जानते हैं कि ये विशिष्ट ऊष्मा होता है, ठीक है, नियत दाब पर, और ये नियत आयतन पर। ठीक है, तो इन दोनों का जो रेशियो होता है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, गामा बोलते हैं। ठीक है, ये वही है जो एडियाबेटिक इक्वेशन में पी भी की पावर गामा से जो हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, यही गामा है। ठीक है, कांस्टेंट। तो ये आप लोग याद रखेंगे कि इसके लिए जो ढाल होता है माइनस पी बाई भी होता है, और इसके लिए माइनस गामा पी बाई भी होता है। इसके बाद कुछ और चीज़ें हैं, देख लेते हैं कुछ और बेसिक पॉइंट। जिसमें सबसे पहला आता है हम लोग का पथ फलन, पाथ फंक्शन। ठीक है, या इसे हम लोग बोलते हैं पथ फलन। नाम से ही स्पष्ट है, ऐसा फलन जो पीवी डायग्राम में जो पथ या फिर जो जिस पथ से हम लोग आ, परिवर्तन करते हैं उस पथ पर निर्भर करता है। ठीक है, ऐसा फलन जिसमें परिवर्तन पथ पर निर्भर करता है, पथ पर निर्भर करता है। ठीक है, इसे हम लोग क्या बोलेंगे, पथ फलन बोलेंगे। ठीक है,
पथ फलन कौन कौन सा होता है? हम लोग का ऊर्जा एक पथ फलन होता है, ठीक है। ऊष्मा एक पथ फलन होता है, ठीक है। कार्य एक क्या होता है? पथ फलन होता है। इस तरह और भी बहुत सारे पथ फलन होते हैं। इसके बाद आता है बिंदु फलन, पॉइंट फंक्शन, या इसे हम लोग बोलेंगे बिंदु फलन, ठीक है। बिंदु फलन क्या होता है? ऐसा फलन जिसमें परिवर्तन केवल अंतिम बिंदुओं पर ही निर्भर करता है, केवल बिंदुओं पर निर्भर करता है, केवल प्रारंभिक एवं अंतिम बिंदुओं पर निर्भर करता है। अंतिम बिंदुओं पर निर्भर करता है, उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं? पॉइंट फंक्शन बोलते हैं। पॉइंट फंक्शन कौन कौन से होते हैं? जैसे हम लोग का आंतरिक ऊर्जा, आंतरिक ऊर्जा एक पॉइंट फंक्शन है, ठीक है। एंट्रोपी एस, और थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल आगे देखेंगे इनके बारे में। थर्मोडायनेमिक जो पोटेंशियल होते हैं, पोटेंशियल जिसमें हम लोग हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी, गिब्स फ्री एनर्जी और एंथैल्पी एच, ठीक है, इन सब के बारे में देखेंगे। ये सब क्या होते हैं? बिंदु फलन होते हैं, पॉइंट फंक्शन होते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं आप लोग को थोड़ा सा पीवी डायग्राम से समझा देता हूँ। देखो, जैसे कार्य का एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं मान लेते हैं कि यहाँ पे प्रोसेस ए, ये एक प्रोसेस है, ठीक है, और ये क्या है? ये एक प्रोसेस बी है। तो यहाँ पे अगर हम लोग ए से बी में परिवर्तन करते हैं, कैसे? इस तरह से जो है वो ए से बी में परिवर्तन करते हैं, ठीक है। तब इसके लिए जो किया गया कार्य है वो क्या होगा? ये पूरा, ठीक है, ये जो क्षेत्रफल होगा ये इसके लिए किया गया कार्य होगा, ठीक है। जबकि अगर इसमें परिवर्तन हम लोग इस पद से करते हैं, इसमें जो परिवर्तन है हम लोग इस पद का अनुसरण करके करते हैं, तब इसमें जो किया गया कार्य होगा वो क्या होगा? ये, ठीक है। इसमें जो किया गया कार्य है ये ग्राफ और पी अक्ष के बीच में घिरा हुआ क्षेत्रफल होगा, ठीक है। यहाँ पे बिंदु तो क्या बोलना चाहिए, दोनों के लिए बिंदु सेम है, लेकिन यहाँ पे इनके बीच में घिरा हुआ क्षेत्रफल अलग है, यानी कि इसके लिए किया गया कार्य भी क्या होगा? अलग होगा। क्यों? क्योंकि जो किया गया कार्य होता है वो पीवी डायग्राम पे डिपेंड करता है, ठीक है। पीवी डायग्राम में वक्र और भी अक्ष के बीच में जो क्षेत्रफल होता है उस पर डिपेंड करता है। तो जैसे ये ब्लू कलर वाले को अगर हम लोग प्रोसेस स्मॉल ए ले लें और इसे हम लोग प्रोसेस क्या ले लें? स्मॉल बी ले लें, तो यहाँ पे डब्लू ए इज ग्रेटर देन क्या हो जाएगा? डब्लू बी, ठीक है। जबकि दोनों का प्रारंभिक बिंदु ए है और अंतिम बिंदु बी है, ठीक है, लेकिन दोनों दो पथ में किया गया कार्य जो है वो क्या है? अलग अलग है, ठीक है। तो इसे हम लोग बोलते हैं पथ फलन। इसीलिए ये कार्य हम लोग का क्या हो जाएगा? पथ फलन हो जाएगा। जबकि बिंदु फलन के केस में ये सिर्फ और सिर्फ प्रारंभिक और अंतिम बिंदुओं पर ही निर्भर करेंगे, ठीक है। ए बी, चाहे इसे जैसे आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन, आंतरिक पहले केस में भी आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन वही होगा जो दूसरे केस में भी होगा। अगर और कोई भी प्रोसेस लेते हैं, और कोई भी प्रोसेस लेते हैं, तो सभी के लिए जो आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन है वो क्या होगा? सेम होगा। ए बी सी, अगर ये डी है तो आंतरिक ऊर्जा डेल यू ए इक्वल टू डेल यू बी इक्वल टू डेल यू सी इक्वल टू डेल यू डी, इस टाइप से। तो इसे हम लोग बोलते हैं बिंदु फलन, ठीक है। ये किसके लिए है? बिंदु फलन के लिए है, बिंदु फलन के लिए। और ये किसके लिए है? पथ फलन के लिए। तो ये याद रखेंगे, इतना बस इसमें याद रखिए, बिंदु फलन और पथ फलन में, ठीक है। इसके बाद दो चीजें आती हैं, उत्क्रमणी प्रक्रिया
उत्क्रमणीय प्रक्रम और अनुत्क्रमणीय प्रक्रम। उत्क्रमणीय प्रक्रम यानी कि जिससे अगर हम लोग कोई परिवर्तन करते हैं, ठीक है, और रिवर्स डायरेक्शन में परिवर्तन करने के बाद हमें वो फिर से मिल जाता है, ठीक है, वो निकाय जो है वो फिर से मिल जाता है, तब उसे हम लोग क्या बोलेंगे? उत्क्रमणीय परिवर्तन बोलेंगे। अगर ये परिवर्तन रिवर्स डायरेक्शन में यानी विपरीत डायरेक्शन में अगर परिवर्तन करना संभव ना हो तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? अनुत्क्रमणीय प्रक्रम बोलेंगे। अनुत्क्रमणीय प्रक्रम। ये होता है रिवर्सिबल प्रोसेस और ये होता है इरिवर्सिबल प्रोसेस। नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक। उष्मा गतिकी के नियम। उष्मा गतिकी के नियम में पहला आता है शून्यवां नियम। या इसे हम लोग क्या बोलते हैं? ज़ीरोथ लॉ। उष्मा गतिकी का शून्यवां नियम। इसका स्टेटमेंट मैं मतलब बोल दे रहा हूँ, आप लोग लिख लेना। अगर दो निकाय ए और बी इस तरह से हैं कि ए और बी जो है वो उष्मीय साम्यावस्था में है। दो निकाय ए और बी क्या है? उष्मीय साम्यावस्था में है। और उष्मीय साम्यावस्था में होने का मतलब क्या है? कि टेम्परेचर ए इक्वल टू टेम्परेचर ऑफ बी हो जाएगा। ठीक है, ए बी जो है वो उष्मीय साम्यावस्था में है तथा बी और सी क्या है? उष्मीय साम्यावस्था में है। उष्मीय साम्यावस्था में है। ठीक है, इसका मतलब क्या हो जाएगा? टी बी इक्वल टू टी सी हो जाएगा। तब निश्चित ही ए और सी भी उष्मीय साम्यावस्था में होंगे। ठीक है, उष्मीय साम्यावस्था में होंगे यानी कि क्या हो जाएगा? टी ए इक्वल टू टी सी हो जाएगा। और जाहिर सी बात है, देखो टी ए इक्वल टू टी बी है, टी बी इक्वल टू टी सी है, तो टी ए इक्वल टू क्या हो जाएगा? टी सी हो जाएगा। तो ये होता है उष्मा गतिकी का शून्यवां नियम। या मैं आप लोग को डायग्राम से समझा देता हूँ। मान लेते हैं कि हमारे पास जो है वो दो निकाय हैं। ठीक है, ये निकाय ए है और ये निकाय बी है। ठीक है, और ये हम लोग का क्या है? निकाय सी है। और यहाँ निकाय ए और सी जो है वो डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं है, इनके बीच में क्या है? रुद्धोष्म दीवार है। यहाँ उष्मा का जो है आदान प्रदान नहीं हो सकता। जबकि ए और बी के बीच में उष्मा का आदान प्रदान हो सकता है और बी और सी के बीच में उष्मा का आदान प्रदान हो सकता है। ठीक है, अगर इसका टेम्परेचर टी ए है तो उष्मीय साम्य अवस्था में जब रहेंगे तो टी ए, इसका टेम्परेचर टी बी है और इसका टेम्परेचर टी सी है, तो ये उष्मा का आदान प्रदान होगा और एक समय बाद इसमें साम्यावस्था आ जाएगा, तो टी ए और टी बी जो है वो बराबर हो जाएंगे। ठीक है, ये उष्मीय साम्यावस्था आ गया। अब क्या बोल रहा है कि बी और सी में भी जो है उष्मा का आदान प्रदान हो सकता है। ठीक है, इसका मतलब क्या हो जाएगा? टी बी और टी सी भी एक समय में दोनों टेम्परेचर भी क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे, टी बी इक्वल टू टी सी। अब यदि ए सी के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं है फिर भी ये दोनों क्या होंगे? उष्मीय साम्यावस्था में होंगे। ठीक है, इन तीनों निकाय का जो टेम्परेचर है वो क्या होगा? इक्वल होगा। ठीक है, आया समझ में? अगर ए और बी जो है उसमें साम्यावस्था में है तथा बी जो है एक निकाय सी के साथ उसमें साम्यावस्था में है, ठीक है, तब ए और सी भी क्या होंगे? उसमें साम्यावस्था में होंगे। ठीक है, जबकि ए और सी के बीच में क्या बोलना चाहिए? डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं है। ठीक है, जबकि ए
तथा सी में ऊष्मा का आदान प्रदान नहीं हो सकता। ठीक है, ऊष्मा का आदान प्रदान नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये होता है ऊष्मागतिकी का शून्यमा नियम, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम। ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम, इसका पहला स्टेटमेंट देखो, किसी निकाय को दी गई ऊष्मा। ठीक है, अगर हम लोग कोई सिस्टम है हमारे पास और उस सिस्टम को हम लोग क्या देते हैं, ऊष्मा देते हैं। ठीक है, ये हमारे पास कोई निकाय है, अगर इस निकाय को हम लोग डी क्यू ऊष्मा देते हैं, तब ये जो डी क्यू ऊष्मा है वो दो चीज़ों में यूज होगी। एक तो इसकी आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन करने में, ठीक है, प्लस इस निकाय पर कुछ कार्य करने में। ठीक है, आयतन परिवर्तन में कुछ कार्य करने में यूज होगा। तो डी जो दी गई ऊष्मा है वो दो चीजों में व्यय होती है। ठीक है, किसी निकाय को दी गई ऊष्मा जो है वो उस निकाय की आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन, सीधा इसका स्टेटमेंट नहीं लिख रहा हूँ, सीधा इसका फॉर्म लिख दे रहा हूँ। ठीक है, किसी निकाय को दी गई ऊष्मा डी क्यू, ठीक है, उसके आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन और उस निकाय पर किए गए कार्य के बराबर होता है। ठीक है, कार्य के योग के बराबर होता है, यानी आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन का योग और डी डब्ल्यू का जो योग होगा वही क्या होगा, डी क्यू होगा। ठीक है, ये याद रखेंगे। या इसका और एक स्टेटमेंट भी होता है। ठीक है, दी गई ऊष्मा और किए गए कार्य का जो अनुपात होगा, ठीक है, निकाय द्वारा किया गया जो कार्य होगा, दी गई ऊष्मा और निकाय द्वारा किया गया जो कार्य होगा, इन दोनों का रेशियो एक कांस्टेंट जे के बराबर होता है। ठीक है, एक कांस्टेंट जे के बराबर होता है, जिसे ऊष्मा तुल्यांक बोलते हैं। ठीक है, हीट इक्विवेलेंस ऑफ वर्क बोलते हैं। ठीक है, इसके बराबर होता है, या फिर हम लोग क्या बोल सकते हैं, डी क्यू इक्वल टू जे डी डब्ल्यू होता है। ठीक है, जहाँ जे क्या है, जूल नियतांक है। ठीक है, इसका कुछ वैल्यू होता है 4 पॉइंट ऐसा कुछ कुछ जो है वो वैल्यू होता है, 4.13 ऐसा कुछ वैल्यू होता है इसका, इसे मैं बाद में नोट करा दूंगा। ठीक है, तो ये जो है जे के बराबर होता है। ये होता है हम लोग का फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। यहाँ पे उष्मा के बारे में एक चीज़ मैं बताना भूल गया, यहाँ पे आप लोग एक इम्पॉर्टेंट चीज़ याद रखेंगे, साइन कन्वेंशन किसके लिए, उष्मा के लिए। ठीक है, डी क्यू, अगर डी क्यू क्या होता है, पॉजिटिव होता है। ठीक, तो इसका मतलब ये है कि निकाय को उष्मा दी जाती है। ठीक है, उष्मा दी जाती है। अगर डी क्यू इक्वल टू क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो निकाय से या गैस से उष्मा ली जाती है। उष्मा ली जाती है। ठीक है, ये स्टेटमेंट आप लोग याद रखेंगे। डी क्यू अगर पॉजिटिव है तो निकाय को उष्मा दी जाती है, और डी क्यू अगर नेगेटिव है तो
निकाय से ऊष्मा ली जाती है। ठीक है, अगर आंतरिक ऊर्जा के लिए हम लोग देखें, अगर du पॉजिटिव है, ठीक है, तब क्या होगा, ये आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि होगा। ठीक है, आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि होगी। और अगर du का वैल्यू क्या है, नेगेटिव है, तो आंतरिक ऊर्जा में कमी होगी। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट जो है वो साइन कन्वेंशन है, याद रखेंगे। आगे जब भी हम लोग जो भी चीज़ पढ़ेंगे उसमें ये साइन कन्वेंशन का यूज करेंगे। dq अगर पॉजिटिव है तो निकाय को ऊष्मा दी जाएगी, dq अगर नेगेटिव है तो ऊष्मा निकाय से ऊष्मा ली जाएगी। अगर du जो है पॉजिटिव है तो आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि होगी, और du अगर नेगेटिव है तो आंतरिक ऊर्जा में कमी होगी। ठीक है, अब अलग अलग क्या बोलना चाहिए, प्रक्रम के लिए फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स देख लेते हैं। ठीक है, एप्लीकेशन, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से हम लोग अलग अलग प्रक्रम को किस तरह से, अलग अलग प्रक्रम का किस तरह से इंटरप्रिटेशन कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहला सम आयतनिक ठीक है, आइसोबेरिक समायतनिक प्रक्रम में क्या होगा, समायतनिक प्रक्रम में हम लोग पढ़े हैं डी डब्ल्यू इक्वल टू क्या होता है, जीरो होता है। ठीक है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, डी क्यू इक्वल टू डी यू के बराबर हो जाएगा। ठीक है, ये याद रखेंगे आप लोग। इसका मतलब ये है कि सम आयतनिक प्रक्रम में, ठीक है, सम आयतनिक प्रक्रम में जो दी गई ऊर्जा होता है वो आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि, दी गई जो ऊष्मा होता है वो दी गई ऊष्मा आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि के बराबर होता है। ठीक है, ये डी क्या हो जाएगा, यू हो जाएगा, ये डी यू हो जाएगा, दी गई ऊष्मा आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि के बराबर होगा। ठीक है, यानी कि अगर हम लोग समायतनिक प्रोसेस में जो भी ऊष्मा देते हैं, ठीक है, वो सिर्फ और सिर्फ किस में यूज होता है, आयतनिक ऊर्जा में वृद्धि करने में यूज होता है। ठीक है, ये स्टेटमेंट बेस्ड ना क्वेश्चन पूछता है, तो आप लोग इन स्टेटमेंट को याद रखेंगे। समदाबिक, समदाबिक में क्योंकि कुछ कार्य जो है वो करना पड़ेगा, ठीक है, तो ये यहाँ पे सेम ही होगा, डी डब्ल्यू इक्वल डी क्यू इक्वल टू डी क्यू इक्वल टू डी डब्ल्यू प्लस डी यू होगा। ठीक है, जो भी ऊष्मा देंगे वो आंतरिक ऊर्जा में कुछ वृद्धि करने में यूज होगा और कुछ जो है कार्य करने में यूज होगा। थर्ड देखते हैं, समतापिक, समतापिक प्रक्रम, समतापिक प्रक्रम में आप लोग याद रखेंगे आदर्श गैस के लिए। ठीक है, आदर्श गैस के लिए क्योंकि आंतरिक ऊर्जा जो है वो केवल टेम्परेचर का फंक्शन होता है, ये हम लोग पढ़े हैं, यू इज फंक्शन ऑफ टी ओनली। ठीक है, तो यहाँ पे क्योंकि ताप में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है तो आंतरिक ऊर्जा में भी कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, ये क्या होगा, नियत होगा। इसका मतलब क्या है कि डी यू का वैल्यू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, यानी समतापिक प्रक्रम में जो दी गई उष्मा डी क्यू होगा वो किसके बराबर होगा, डी डब्ल्यू के बराबर होगा। ठीक है, यानी समतापिक प्रक्रम में जो भी हम लोग ऊष्मा देते हैं वो ऊष्मा किए गए कार्य के बराबर होता है। ठीक है, इसमें आंतरिक ऊर्जा में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, किसमें, समतापिक प्रक्रम में। ठीक है, ये स्टेटमेंट याद रखेंगे। ठीक है, ये जो है सब हमें फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से मिलता है। इसके बाद आता है रुद्धोष्म प्रक्रम।
रुद्धोष्म प्रक्रम। रुद्धोष्म प्रक्रम में क्या होता है? रुद्धोष्म प्रक्रम ऐसा प्रक्रम होता है जहाँ पे डी क्यू क्या है, 0 है, मतलब हीट में कोई भी परिवर्तन नहीं होता। तो इस केस में क्या हो जाएगा, डी डब्ल्यू इक्वल टू माइनस डी यू। ठीक है। अगर रुद्धोष्म प्रक्रम में निकाय द्वारा कोई कार्य किया जाता है तब क्या होगा, आंतरिक ऊर्जा में कमी होगा। ठीक है। अगर रुद्धोष्म प्रक्रम में निकाय जो है कोई कार्य करता है तब उसकी आंतरिक ऊर्जा में क्या हो जाएगा, कमी हो जाएगा, यानी कार्य के लिए जो ऊर्जा आवश्यक होगा वो उसकी आंतरिक ऊर्जा से लिया जाएगा। ठीक है, ये स्टेटमेंट याद रखेंगे कि रुद्धोष्म प्रक्रम में निकाय द्वारा किया गया कार्य, निकाय द्वारा किया गया कार्य जो है वो आंतरिक ऊर्जा में कमी के बराबर होगा, या निकाय पर यदि कार्य किया जाता है, ठीक है, तो ये डी डब्ल्यू नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव और नेगेटिव कैंसल आउट हो जाएगा, तो ये डी यू जो है वो पॉजिटिव हो जाएगा। इसका मतलब आंतरिक ऊर्जा में क्या होगी, वृद्धि होगी। अगर निकाय पर कार्य किया जाता है, यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है, निकाय द्वारा कार्य किया जाता है, ठीक है, तब क्या होगा, आंतरिक ऊर्जा में कमी, आंतरिक ऊर्जा में कमी होगा। ठीक है। और यदि निकाय निकाय पर कार्य किया जाता है, ठीक, तब क्या होगा, आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि होगा, आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि होगा। ठीक है। इसके बाद एक और प्रक्रम देख लेते हैं, चक्रीय प्रक्रम। चक्रीय प्रक्रम के लिए आप लोग याद रखेंगे, यहाँ हमेशा डी यू इक्वल टू क्या होता है, 0 होता है। चक्रीय प्रक्रम में क्योंकि डी यू हम जो आंतरिक ऊर्जा होता है वो बिंदु फलन होता है, और चक्रीय प्रक्रम में बिंदु परिवर्तन नहीं होता। ठीक है, जहाँ से शुरू होता है वहीं पे आके खत्म हो जाता है, तो इसमें आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन हमेशा क्या होगा, शून्य होगा। यानी इसके लिए जो डी डब्ल्यू है वो हमेशा किसके बराबर होगा, डी क्यू के बराबर होगा। यानी साइक्लिक प्रक्रम में जो भी कार्य किया जाता है वो दी गई ऊष्मा के बराबर होगा। ठीक है, किया गया कार्य जो है वो दी गई ऊष्मा के बराबर होगा, ये आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, चक्रीय प्रक्रम। इसके सिवा और एक क्या बोलना चाहिए, वर्ड आता है, आप लोग याद रखेंगे, विलगित निकाय या विलगत, विलगित निकाय बोलते हैं क्या, आइसोलेटेड सिस्टम। ठीक है, आइसोलेटेड सिस्टम के लिए क्या होता है, ये रुद्धोष्म भी होता है और इसमें क्या बोलना चाहिए, कोई कार्य भी नहीं किया जाता, ये पूरी तरह से क्लोज सिस्टम होता है। तो इसके लिए जो डी क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और डी डब्ल्यू इक्वल टू भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यानी कि डी यू भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, यानी यू इक्वल टू क्या रहेगा, नियत रहेगा। ठीक है, यानी विलगित निकाय की आंतरिक ऊर्जा में कोई भी परिवर्तन नहीं होता। ठीक है, ये नियत रहेगा। ठीक है, ये थे कुछ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक के कुछ एप्लीकेशंस। ठीक है, इन्हें आप लोग याद रखेंगे। इसके बाद एक कॉन्सेप्ट आता है गुप्त ऊष्मा का, गुप्त ऊष्मा। ठीक है, या इसे हम लोग बोलेंगे लेटेंट हीट। गुप्त ऊष्मा क्या होता है, ठीक है, किसी पदार्थ का एकांक द्रव्यमान बिना ताप परिवर्तन किए हुए एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बदलता है, तो उस पदार्थ द्वारा कुछ ऊष्मा जो है वो अवशोषित की जाती है। ठीक है, इसको मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ, अवस्था परिवर्तन में अवशोषित ऊष्मा। अवस्था परिवर्तन में अवशोषित ऊष्मा या निष्कासित ऊष्मा, निष्कासित
उष्मा। ठीक है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, लेटेंट हीट बोलते हैं। ठीक है, अवस्था अगर परिवर्तित हो रहा है तब क्या होगा, कुछ ऊष्मा जो है अवशोषित होगा या कुछ ऊष्मा जो है वो निष्कासित होगा। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लेटेंट हीट बोलते हैं। और ये अवस्था परिवर्तन, ठीक है, जैसे द्रव से ठोस या ठोस से द्रव में परिवर्तन, ठीक है, द्रव से गैस में परिवर्तन, ठीक है, इन सब अवस्था परिवर्तन में क्या बोलना चाहिए, जो ऊष्मा अवशोषित होता है और जो या जो निष्कासित होता है, और यह प्रक्रम हमेशा कहाँ होगा। ठीक है, ये जो परिवर्तन है अवस्था परिवर्तन के लिए आप लोग याद रखेंगे, अवस्था परिवर्तन सदैव नियत ताप पर होता है। ठीक है, नियत ताप पर होता है। ठीक है, यानी अवस्था परिवर्तन के लिए क्या होगा, T इक्वल टू कॉन्स्टेंट हो जाएगा। जैसे अगर हम लोग जल की बात करें तो जो हम लोग का द्रव जो जल होता है, ठीक है, जल वाष्प में कब बनता है, वाष्प जल वाष्प में कब बनता है, जब इसे हम लोग 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म कर देते हैं। ठीक है, या फिर ये बर्फ कब बनेगा, बर्फ कब बनता है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर। जल जल ज, जब ये पानी को हम लोग 0 डिग्री सेंटीग्रेड तक क्या बोलते हैं ठंडा कर देंगे तो इसके बाद जो है ये बर्फ बनना शुरू हो जाएगा। ठीक है, और जैसे ही इसको 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म कर लेंगे तब इसका टेम्परेचर, जल का टेम्परेचर कभी भी 101 डिग्री नहीं होगा। ठीक है, 101 डिग्री सेंटीग्रेड कभी भी नहीं होगा, वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड ही रहेगा। और इसी 100 डिग्री सेंटीग्रेड इस नियत टेम्परेचर पर ये क्या होगा, क्या बोलना चाहिए हम लोग का, हाँ, जल से जो है वो वाष्प में परिवर्तित हो जाएगा। ठीक है, तो इसे हम लोग बोलते हैं गुप्त उष्मा। गुप्त उष्मा के केस के लिए आप लोग कुछ और चीज़ों का याद ध्यान रखेंगे। जैसे गुप्त उष्मा का जो उपयोग होता है, ठीक है, लेटेंट हीट, इसे जनरली हम लोग एल से रिप्रेजेंट करते हैं। गुप्त उष्मा, गुप्त उष्मा जो है वो दो चीज़ों में यूज होती है। एक किसमें, आयतन, क्योंकि आयतन वृद्धि हो रहा है तो कुछ कार्य करना पड़ेगा। ठीक है, आयतन वृद्धि में किए गए कार्य में व्यय होती है। ठीक है, प्लस आंतरिक, यहाँ पे इसे अलग से लिख दे रहा हूँ, आयतन वृद्धि में किए गए कार्य प्लस आंतरिक स्थितिज ऊर्जा में, आंतरिक स्थितिज ऊर्जा क्या होता है, अंतरा आणविक आकर्षण के कारण जो उनमें स्थितिज ऊर्जा रहती है। ठीक है, आंतरिक स्थितिज ऊर्जा, आंतरिक स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि करने में, आंतरिक स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि करने में। ठीक है, तो गुप्त उष्मा जो है वो दो चीजों में व्यय होती है, एक आयतन में वृद्धि का, आयतन वृद्धि में किए गए कार्य में, और आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि करने में। ठीक है, इन दिन दो चीजों में जो है वो गुप्त उष्मा का यूज होता है। ठीक है, यहाँ पे आप लोग याद रखेंगे कि गुप्त उष्मा के कारण निकाय की आंतरिक ऊर्जा, आंतरिक ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, आंतरिक ऊर्जा में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा गुप्त ऊष्मा के कारण। इसके बाद जैसे अगर क्या बोलते हैं, गुप्त ऊष्मा हम लोग कैलकुलेट कैसे करते हैं, हर चीज के लिए जो है एक गुप्त ऊष्मा होता है, जैसे कि गलन, गलन की गुप्त उष्मा। ठीक है,
इसे हम लोग एल ऐसे गलन से जो है वो रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, ये गलन की गुप्त ऊष्मा है, और ये जो है अगर इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है, ठीक है, तब क्या होगा कि आपको गलन की गुप्त ऊष्मा जो है वो दे दिया रहेगा। ठीक है, एल एल का जो वैल्यू है वो दे दिया है। ठीक है, और आपको क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, एम द्रव्यमान के पदार्थ की गुप्त ऊष्मा क्या होगी, ये पूछेगा। तो आपको सिंपली क्या कर देना है, m इंटू एल गलन। ठीक है, सेम रहेगा। ये गलन के लिए है, वाष्प के लिए, वाष्पन की प्रक्रिया के लिए वेपोराइजेशन की गुप्त ऊष्मा, ये क्या हो जाएगा, एल वाष्प इस टाइप से दिया हुआ होगा। ठीक है, इसका वैल्यू दिया हुआ होगा। और फिर अगर यहाँ भी सेम, अगर m द्रव्यमान के लिए वाष्पन की गुप्त ऊष्मा अगर पूछेगा तो m इंटू एल वाष्प कर, वाष्प, ये क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे जो है वो लेटेंट हीट जो है हमें मिल जाएगा। सॉरी, मतलब कुल ऊष्मा। ठीक है, कितनी ऊष्मा की पदार्थ की गुप्त ऊष्मा लिख दें यहाँ। हाँ ठीक है, पूरे का जो है वो गुप्त ऊष्मा ये होगा, ये आवश्यक ऊष्मा है। एम द्रव्यमान के पदार्थ को अगर हमें क्या बोलना चाहिए, ठोस से द्रव में अगर परिवर्तित करना है, तब ये आवश्यक ऊष्मा है, आवश्यक ऊष्मा की मात्रा। ठीक है, एम द्रव्यमान के लिए ये आवश्यक ऊष्मा की मात्रा है। ठीक है, एम इंटू एल वाष्प हो जाएगा। जब क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तब इससे रिलेटेड जो है वो कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। ठीक है, इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है ऊष्मा इंजन। ठीक है, या इसे हम लोग बोलते हैं हीट इंजन। ऊष्मा इंजन क्या होता है, ऊष्मा इंजन एक ऐसी युक्ति है, ठीक है, एक ऐसी युक्ति जो ऊष्मा ऊष्मा जो कि ऊर्जा का एक रूप है, ऊष्मा को अविरत रूप से, कॉन्टिन्यूअसली, अविरत रूप से कार्य में बदल सकती है। ठीक है, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, ऊष्मा इंजन बोलेंगे, जो ऊष्मा से कार्य करेगा और हमें जो है वो ऊष्मा लेगा और हमें जो है वो कार्य करके देगा। ठीक है, ऐसे इंजन को हम लोग क्या बोलेंगे, ऊष्मा इंजन बोलेंगे। अविरत रूप से कार्य में परिवर्तित कर सकता है, परिवर्तित कर सकता है, इसे हम लोग क्या बोलेंगे, ऊष्मा इंजन बोलेंगे। ऊष्मा इंजन के प्रमुख भाग, इसके प्रमुख भाग कौन कौन से होते हैं, देखो, इसमें सबसे पहला होता है स्रोत। ठीक है, या इसे हम लोग क्या बोलते हैं, सोर्स बोलते हैं। और ये स्रोत क्या होता है, स्थिर ताप पर स्थिर स्थिर ताप T1 पर ऊष्मा का एक अनंत स्रोत होता है। ठीक है, यहाँ से जो है हम लोग जितना चाहें उतना ऊष्मा ले सकते हैं। ठीक है, ये होता है ऊष्मा का एक अनंत स्रोत होता है। ठीक है, और इसका जो टेम्परेचर है T1 कांस्टेंट होता है, याद रखेंगे। यहाँ से हम लोग जितना भी ऊष्मा ले लें, ये ऊष्मा का अनंत स्रोत होता है। यहाँ पे
हम लोग जितना भी ऊष्मा ले लें, ऊष्मा में कोई भी इसके टेम्परेचर में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि टेम्परेचर जो है वो ऊष्मा की मात्रा का माप नहीं होता, ये जो है अणुओं की गतिज ऊर्जा का माप होता है। ठीक है, तो यहाँ से ऊष्मा, जितना भी ऊष्मा ले लें, इसमें जो है कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। जनरली ऊष्मा लेते हैं तो ताप में परिवर्तन होता है। ठीक है, भले ही वो उस पर निर्भर नहीं करता, लेकिन ताप में परिवर्तन होता है। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, ताप में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। स्रोत, ठीक है, ये एक अनंत स्रोत होता है, ऊष्मा का अनंत स्रोत होता है। ठीक है, सेकेंड आता है हम लोग का सिंक, या इसे हम लोग क्या बोलेंगे, सिंक बोलेंगे। ठीक है, ये क्या होता है, स्थिर ताप T2 पर स्थिर ताप T2 पर आ, ये क्या होता है, ये भी ऊष्मा का एक अनंत सिंक होता है। ठीक है, जिसे जितनी चाहे ऊष्मा दी जा सकती है। ठीक है, ऊष्मा दी जा सकती है, और यहाँ पे ऊष्मा देने पर भी इसके टेम्परेचर में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। इसका जो ताप T2 होगा वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा। ठीक है, और एक चीज याद रखना कि T2 हमेशा लेस देन क्या होगा, T1 होगा। जो सिंक का ताप है वो हमेशा सोर्स के ताप से क्या होगा, कम होगा। ठीक है, T2 इज लेस देन T1। उसके बाद तीसरा तीसरा आता है कार्यकारी पदार्थ। कार्यकारी पदार्थ, कार्यकारी पदार्थ, कार्यकारी पदार्थ क्या होता है, ये स्रोत से ऊष्मा लेता है। ठीक है, और कुछ कार्य करता है। स्रोत से ऊष्मा लेता है, कुछ कार्य W करता है। ठीक है, तथा सिंक को ऊष्मा दे देता है। ठीक है, सिंक को कुछ ऊष्मा देता है। शेष ऊष्मा जो है वो सिंक को दे देता है। ठीक है, ये क्या होगा हम लोग का, ये एक स्रोत होगा। ठीक है, ये स्रोत से जो है एक कार्यकारी पदार्थ होगा यहाँ पे, और ये क्या होगा हम लोग का, सिंक होगा। ये क्या होगा, कार्यकारी पदार्थ होगा। यहाँ से ये क्या करेगा, Q1 ऊष्मा लेगा। ठीक है, कुछ कार्य क्या करेगा, W करेगा। ठीक है, और ऊष्मा Q2 जो है वो सिंक को दे देगा। ठीक है, ये होता है हम लोग का हीट इंजन। Q1 ऊष्मा लेगा, W कार्य करेगा। ठीक है, और क्या करेगा, Q2 ऊष्मा जो है वो सिंक को दे देगा। ठीक है, ये होता है हीट इंजन या ऊष्मा इंजन। ऊष्मा इंजन के लिए हम लोग एक पैरामीटर परिभाषित करते हैं, जिसे हम लोग बोलते हैं दक्षता। ऊष्मा इंजन की दक्षता, की दक्षता। ठीक है, इफिशियंसी, ये जो है हमारा जो ऊष्मा इंजन है वो कितना अच्छा है, उसका माप होता है। ठीक है, ऊष्मा इंजन की दक्षता, और ऊष्मा इंजन की दक्षता को हम लोग नीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये क्या होता है, ऊष्मा इंजन की जो दक्षता होती है वो एक चक्र में प्राप्त कार्य, जो कार्य W किया जाएगा। ठीक है, प्राप्त कार्य और एक चक्र में ली गई ऊष्मा, स्रोत से ली गई ऊष्मा का क्या बोलना चाहिए, रेशियो होता है।
ठीक है, का अनुपात होता है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये W अपॉन उष्मा कितनी ली गई है, Q1। W कार्य किया गया है और Q1 उष्मा लिया गया है। ठीक है, और देखो जो W कार्य होता है, Q1 उष्मा लेता है, Q1 में से कुछ कार्य W करता है और बाकी जो है वो, यहाँ पे एक चीज आप लोग याद रखेंगे, ठीक है, ये जो कार्य W होता है, ये W कार्य किसके बराबर होता है, क्योंकि वो Q1 उष्मा लेता है और Q2 उष्मा दे देता है, तो शेष जो है वो W। ठीक है, W इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q2 माइनस Q1। एक्चुअली ये क्या होता है कि जो Q1 हम लोग उष्मा देते हैं वो कुछ कार्य करता है और शेष जो है वो सिंक में चला जाता है, तो W इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q1 माइनस Q2 हो जाएगा। तो यहाँ पे ये क्या आ जाएगा, Q1 माइनस Q2 अपॉन Q1 आ जाएगा। यानी कि इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं, आप लोग ये याद रखेंगे कि इफिशियंसी बीटा इक्वल टू होता है 1 माइनस Q1 अपॉन Q2। ठीक है, किसी उष्मी इंजन की दक्षता क्या होता है, 1 माइनस Q1 अपॉन Q2, मतलब सॉरी उल्टा लिख दिया क्या, Q2 माइनस Q1 हो जाएगा। ठीक है, स्रोत सिंक को दी गई उष्मा और स्रोत से ली गई उष्मा। इसके बाद एक क्या बोलना चाहिए, एक और इंजन के एक और इंजन होता है जिसे हम लोग बोलते हैं रेफ्रिजरेटर। रेटर, ठीक है, रेफ्रिजरेटर। रेफ्रिजरेटर क्या होता है, ये जो है हीट इंजन का जस्ट उल्टा होता है। ठीक है, ये क्या करता है, सिंक से, यहाँ छोटा सा डायग्राम बना दे रहा हूँ, बना देता हूँ। यहाँ पे भी जो है वो तीन क्या बोलना चाहिए, एक स्रोत होगा, ठीक है, एक क्या होगा, कार्यकारी पदार्थ होगा, और एक होता है हम लोग का सिंक। इसका टेम्परेचर T2 सेम जैसे हम लोग का उसमें था। ठीक है, T2 होगा, इसका टेम्परेचर T1 होगा। लेकिन रेफ्रिजरेटर क्या होगा, रेफ्रिजरेटर एक ऐसी युक्ति है जो सिंक से Q2 उष्मा लेती है। ठीक है, इस पर हम लोग क्या करते हैं, W कार्य करते हैं। ठीक है, वहां पे कार्यकारी पदार्थ कार्य करता था, लेकिन यहाँ पे हम लोग कार्यकारी पदार्थ पर जो है वो W कार्य करेंगे। ठीक है, और ये जो है Q1 इक्वल टू W प्लस Q2 उष्मा जो है वो किसको दे देगी, स्रोत को दे देगी। ठीक है, ये यहाँ से उष्मा लेगी, इस पर हम लोग कार्य करेंगे और ये जो है उष्मा रिटर्न कर देगी कहाँ, स्रोत में। ठीक है, इसे हम लोग बोलते हैं रेफ्रिजरेटर। ठीक है, ये क्या होता है, रेफ्रिजरेटर होता है। रेफ्रिजरेटर जो है ये उष्मा इंजन का उल्टा होता है। ठीक है, अब देखो रेफ्रिजरेटर में हम लोग एक पैरामीटर डिफाइन करते हैं जिसे हम लोग बोलते हैं कार्य दक्षता गुणांक। ठीक है, इसे हम लोग बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। देखो ये दक्षता और कार्य क्षमता, कार्य दक्षता नहीं, कार्य क्षमता गुणांक, कार्य क्षमता गुणांक बोलते हैं इसे, कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस बोलते हैं। तो ये दोनों का जो है, इन दोनों से रिलेटेड ना क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, छोटे छोटे न्यूमेरिकल जो है वो पूछे जाते हैं। तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, कार्य दक्षता गुणांक। ठीक है, तो कार्य दक्षता गुणांक क्या होता है, एक चक्र में ली गई उष्मा, एक चक्र में ली गई उष्मा कहाँ से, ये सिंक से। ठीक है,
यहाँ उष्मा हम लोग कहाँ से लेंगे, सिंक से लेंगे बटे किया गया कार्य, किया गया कार्य हो जाएगा। ठीक है, इसे हम लोग क्या लिखेंगे, Q2 अपॉन W लिखेंगे। ठीक है, और इसे बीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, बीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा, Q2 अपॉन W आ जाएगा। ये क्या बोलना चाहिए, आप लोग याद रखेंगे। अगर हम लोग दक्षता गुणांक और कार्य क्षमता गुणांक में संबंध देखें, ठीक है, तो कार्य क्षमता गुणांक क्या होता है, 1 अपॉन बीटा प्लस 1 होता है। ठीक है, नीटा इक्वल टू 1 प्लस बीटा प्लस 1 होता है, या फिर आप लोग लिख सकते हैं बीटा इक्वल टू 1 अपॉन नीटा माइनस 1 होता है। ठीक है, ये आप लोग याद रखेंगे। इससे रिलेटेड छोटा छोटा न्यूमेरिकल दिया जाता है। सेम स्रोत और सिंक के बीच में कार्य करने वाले किसी उष्मा इंजन की दक्षता जो है वो एन दे दिया गया है, नीटा दे दिया गया है। तो उन्हीं स्रोत और सिंक के बीच में कार्य करने वाले रेफ्रिजरेटर के लिए कार्य दक्षता गुणांक क्या होगा, ये ऐसा क्वेश्चन जो है वो पूछता है। तो इसके लिए आप लोग सीधा इस फॉर्मूले का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, या बीटा का वैल्यू दे दिया होगा और आपको नीटा का वैल्यू पूछेगा, तो ये दो फॉर्मूला आप लोग याद रखेंगे। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग का क्या बोलना चाहिए, कार्नो इंजन। या फिर इसे हम लोग कार्नो का उष्मा इंजन बोलते हैं, नहीं कार्नो इंजन ही बोलते हैं। ठीक है, ये जो है आ, दोनों इंजन होता है, कार्नो इंजन। अब देखो कार्नो इंजन क्या होता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो पूछा जाता है। ये एक सैद्धांतिक आदर्श इंजन है। ठीक है, आदर्श इंजन है। और क्या है, आदर्श इंजन है और काल्पनिक है ये। ठीक है, वास्तव में ऐसा कोई इंजन नहीं होता, ये जो है काल्पनिक है। ठीक है, ये एक काल्पनिक इंजन होता है। और क्या होता है, ये एक उत्क्रमणीय इंजन होता है, ये दोनों चक्र में जो है वो कार्य कर सकता है। उत्क्रमणीय इंजन होता है, या आप लोग बोल सकते हैं कि ये जो है हीट इंजन भी होता है और रेफ्रिजरेटर भी होता है। ठीक है, उत्क्रमणीय इंजन होता है, ये हीट इंजन की तरह भी कार्य कर सकता है और रेफ्रिजरेटर की तरह भी कार्य कर सकता है। इसकी दक्षता समान समान तापों पर कार्य करने वाले किसी अन्य इंजन से अधिक होती है। ठीक है, इंजन से अधिक होती है। और इसे आप लोग याद रखिए, इसे हम लोग कार्नो का थ्योरम भी बोलते हैं। ठीक है, कार्नो थ्योरम। कार्नो का प्रमेय क्या होता है, कार्नो का प्रमेय यानी सीधा सीधा कार्नो ये बोलता है कि मेरा जो इंजन है वो सबसे बेस्ट है। ठीक है, किसी दो तापों के बीच में कार्य कर रहे किसी भी इंजन की दक्षता कार्नो इंजन की दक्षता से अधिक नहीं हो सकती। ठीक है, यानी कार्नो इंजन ही बेस्ट इंजन है, ये कार्नो का प्रमेय है। ठीक है, कार्नो इंजन के महत्वपूर्ण भाग देख लेते हैं। महत्वपूर्ण भाग, इसमें एक स्रोत होगा सबसे पहला, जैसे कि हीट इंजन में होता है। ठीक है, एक क्या होगा, सिंक होगा। ठीक है, और इसमें एक होता है पूर्ण कुचालक प्लेट एक्स्ट्रा। ठीक है, पूर्ण कुचालक प्लेट होता है।
और चौथा एक होता है कार्यकारी पदार्थ, कार्यकारी पदार्थ। ठीक है, स्रोत, सिंक और कार्यकारी पदार्थ तो क्या बोलना चाहिए, हम लोग का नॉर्मल हीट इंजन में होते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, पूर्ण कुचालक प्लेट भी होता है। ठीक है, इसका मैं आप लोग को डायग्राम बना देता हूँ। यहाँ हम लोग का एक इस टाइप से एक क्या होगा, स्रोत होगा। ठीक है, ये आप लोग इस टाइप से समझ सकते हैं कि ये क्या है, एक स्रोत है। उसके बाद एक होता है कुचालक प्लेट। ये जो हम मोटा वाला दीवार बना रहा हूँ, ये क्या बता रहा है, ये कुचालक भाग को बता रहा है। ठीक है, ये जो प्लेट होता है ये पूरी तरह से क्या होता है, कुचालक होता है। जबकि यहाँ एक साइड से हम लोग ऊष्मा का आदान प्रदान कर सकते हैं। ठीक है, और एक होता है हम लोग का स्रोत, ये सॉरी सिंक। ठीक है, ये इस टाइप। और यहाँ पे हम लोग का होता है कार्यकारी पदार्थ, जिसमें पिस्टन वगैरह भी लगा हुआ होता है। ठीक है, ये कार्यकारी पदार्थ है। ये क्या है, स्रोत है। ये क्या है हम लोग का, सिंक है। और ये क्या है, कुचालक प्लेट। कुचालक प्लेट होता है। ठीक है, और ये होता है हम लोग का कार्यकारी पदार्थ। देखो, स्रोत क्या होता है, स्रोत में हम लोग ऊष्मा का जो है वो आदान प्रदान कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ जो है ऊष्मा का आदान प्रदान किया जा सकता है। सिंक में भी जो है वो ऊष्मा का आदान प्रदान किया जा सकता है। ठीक है, यहाँ ऊष्मा का आदान प्रदान किया जा सकता है। लेकिन यहाँ पे जो है वो ऊष्मा का आदान प्रदान नहीं किया जा सकता। ठीक है, यहाँ पे ऊष्मा का किसी तरह का आदान प्रदान संभव नहीं होगा, इसीलिए इसे हम लोग बोलते हैं कुचालक प्लेट। तो देखो, कार्नो इंजन में सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ये कार्यकारी पदार्थ को ले जाके यहाँ पे रख देते हैं। कहाँ, स्रोत में रख देते हैं। ठीक है, ये कार्यकारी पदार्थ को ले जाके स्रोत में रख देते हैं। अब क्या होगा, यहाँ पे टेम्परेचर T1 कांस्टेंट है, तब इसमें क्या होगा, टेम्परेचर T1 में उष्मा का प्रवाह होगा। ठीक है, कहाँ से यहाँ जो है उष्मा का प्रवाह होगा। यानी कि यहाँ पे उष्मा प्रवाह होने के कारण यहाँ पे क्या हो जाता है, रुद्धोष्म प्रसार हो जाता है, सॉरी समतापी प्रसार हो जाता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर कॉन्स्टेंट है। ठीक है, अब क्या करते हैं, ये स्टेप फर्स्ट। स्टेप सेकेंड में हम लोग क्या करते हैं, कार्यकारी पदार्थ को जो है कुचालक प्लेट के अंदर रख देते हैं। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, ये रुद्धोष्म हो जाएगा और इसमें जो है रुद्धोष्म प्रसार होने लगेगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, कुचालक प्लेट को जो है मतलब यहाँ से कार्यकारी पदार्थ को स्टेप थर्ड में हम लोग क्या करते हैं, सिंक के अंदर ला के रख देते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, इसका संपीड़न होता है। ठीक है, समतापी संपीड़न। क्यों, क्योंकि यहाँ पे T2 कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, टेम्परेचर, तो ये इसमें समतापी संपीड़न होगा। और इसके बाद फिर से इसे यहाँ मतलब क्या बोलना चाहिए, वापस फिर से कुचालक प्लेट पे लाते हैं। तब यहाँ पे जो है वो रुद्धोष्म संपीड़न होता है। ठीक है, तो कार्नो इंजन में या कार्नो साइकिल इसे हम लोग बोलते हैं, कार्नो साइकिल में ये जो चार चक्र हैं वो होते हैं। ठीक है, फिर से इसे यहाँ पे हम लोग ले जाएंगे। ठीक है, तो ये फिर से यहाँ इसका रुद्धोष्म प्रसार होगा। फिर से क्या बोलना चाहिए, ये स्टेप फर्स्ट, फिर से स्टेप सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। ठीक है, फिर से स्टेप फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, इसीलिए ये एक साइकिल बन जाता है। ठीक है, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कार्नो साइकिल बोलते हैं, कार्नो चक्र। यहाँ पे आप लोग याद रखेंगे। कार्नो चक्र। ठीक है, कार्नो साइकिल। कार्नो साइकिल में जो सबसे फर्स्ट स्टेप होता है, ये आप लोग याद रखेंगे। स्टेप फर्स्ट क्या होता है, समतापीय प्रसार। ठीक है, इसे हम लोग बोलेंगे आइसो थर्मल
एक्सपेंशन। मैं लास्ट में ना इसका ग्राफ भी बना दूंगा, अभी जो है ये प्रोसेस को हम लोग लिख देते हैं, ठीक है। हम जो प्रथम प्रक्रम होता है आप लोग याद रखेंगे इसे स्टेप फर्स्ट या प्रथम प्रक्रम। थर्मोडायनेमिक में जो क्वेश्चन आता है ना वो पूरे जो है वो स्टेटमेंट बेस्ड रहते हैं, वन लाइनर रहते हैं, ठीक है। अगर आपको ये सब कॉन्सेप्ट क्लियर है तब आप लोग उसे आसानी से अटेम्प्ट कर सकते हैं। जैसे प्रथम प्रक्रम क्या होता है, द्वितीय प्रक्रम क्या होता है, ये जो है ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं। तो सबसे पहला प्रक्रम जो होता है वो होता है समतापी प्रसार, आइसोथर्मल एक्सपेंशन, ठीक है। ये कहाँ पे होता है, ये जो है स्रोत में होता है, स्रोत में होगा, ठीक है। जहाँ T1 इक्वल टू क्या होता है, कांस्टेंट होता है। T1 टेम्परेचर पे क्या होता है, यहाँ पे समतापी प्रसार होता है, ठीक है। क्योंकि ये समतापी प्रक्रम है और समतापी प्रक्रम के लिए हम लोग जानते हैं कि क्या होता है, W1 इक्वल टू जो है वो Q1, जितनी भी ऊष्मा ली जाएगी उसके बराबर होगा, ठीक है। और ये किसके बराबर हो जाएगा, RT1 लॉग V1 अपॉन V2 अपॉन V1 हो जाएगा, ठीक है। ये आप लोग याद रखेंगे, ये सब हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, ठीक है। स्टेप 2 क्या होता है, स्टेप 2 होता है रुद्धोष्म प्रसार। रुद्धोष्म प्रसार, एडिएबेटिक एक्सपेंशन, ठीक है। रुद्धोष्म प्रसार, ये प्रसार कहाँ पे होता है, कुचालक प्लेट में होता है, ठीक है। कुचालक प्लेट में होगा जहाँ पे DQ इक्वल टू क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, ठीक है। यहाँ हीट में जो है कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो कार्य किया जाएगा, और हम लोग जानते हैं कि अगर DQ इक्वल टू 0 हो रुद्धोष्म प्रसार के लिए, ठीक है, जो किया गया कार्य DW होता है वो किसके बराबर होता है, माइनस आंतरिक ऊर्जा में कमी के बराबर होता है, ठीक है। माइनस U या आंतरिक ऊर्जा में कमी के बराबर होता है, ठीक है। और इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, RT2 माइनस 1 माइनस गामा 1 माइनस गामा, और टेम्परेचर में परिवर्तन अगर T1 से T2 हुआ है तो ये क्या आ जाएगा, T2 माइनस T1 आ जाएगा, ठीक है। स्टेप थर्ड, स्टेप थर्ड क्या होता है, ये होता है समतापी। अब कहाँ रख देते हैं हम लोग, समतापीय संपीड़न, सिंक में ले जाके रख देते हैं, ठीक है। ये होता है आइसोथर्मल आइसोथर्मल कंप्रेशन, ठीक है। और ऐसे भी क्या बोलना चाहिए, सेट बना स्टेप वाइज क्वेश्चन पूछता है कि फर्स्ट स्टेप क्या होगा, सेकेंड स्टेप क्या होगा, तो ठीक है। तो इसे आप लोगों को इसी क्रम में जो है वो याद रखना है। ये कहाँ पे होगा, ये जो है सिंक में होगा, T2 इक्वल टू कॉन्स्टेंट टेम्परेचर पर होगा, ठीक है। और इसके लिए जो कार्य W इक्वल टू किसके बराबर होगा, Q2 के बराबर होगा। और ये RT2 ln ऑफ V1 अपॉन V2 हो जाएगा। अब जो है आयतन V2 से V1 हो जाएगा, ठीक है। ये होता है हम लोग का स्टेप थर्ड। और इसके बाद लास्ट आता है हम लोग का स्टेप फोर। स्टेप फोर क्या हो जाएगा, रुद्धोष्म संपीड़न, ठीक है। रुद्धोष्म संपीड़न, और ये कहाँ पे होगा, ये सिंक कुचालक प्लेट में होगा, कुचालक प्लेट में होगा, ठीक है। कुचालक प्लेट यानी कि DQ इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और यहाँ पे जो किया गया कार्य है वो आंतरिक ऊर्जा में क्या बोलना चाहिए, यहाँ पे संपीड़न होगा। और संपीड़न में जो है वो गैस पे कार्य किया जाता है, मतलब संपीड़न में जो कार्य है वो नेगेटिव होता है, यानी यहाँ आंतरिक ऊर्जा में क्या होगा, वृद्धि होगा, ठीक।
नहीं, आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि होगा यहाँ। ये क्या आ जाएगा, T1 माइनस T2 आ जाएगा। ठीक है, तो ये जो है 4 स्टेप होते हैं। ठीक है, यहाँ पे DW नेगेटिव होगा। क्यों? क्योंकि संपीड़न हो रहा है। संपीड़न में किया गया कार्य क्या होता है, नेगेटिव होता है। ठीक है, ये नेगेटिव और ये नेगेटिव क्या हो जाएगा, ये जो U है पॉजिटिव हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे आंतरिक ऊर्जा में क्या होगा, वृद्धि होगा। ठीक है, रुद्धोष्म संपीड़न में आप लोग याद रखेंगे आंतरिक ऊर्जा में क्या होगा, वृद्धि होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे DW जो है ये नेगेटिव है। ठीक है, ये नेगेटिव है, और यहाँ पे अगर ये नेगेटिव को यहाँ पक्षांतर करेंगे तो ये वैल्यू पॉजिटिव आ जाएगा। ठीक है, यानी आंतरिक ऊर्जा में क्या हो जाएगा, वृद्धि हो जाएगा। यू का वैल्यू जो है वो टोटल पॉजिटिव आ जाएगा। जबकि इस केस में ये पॉजिटिव होता है और ये माइनस यू, यानी यू जो है वो माइनस डब्ल्यू के बराबर होगा, यानी इसीलिए आंतरिक ऊर्जा में क्या हो जाएगा, कमी हो जाएगा। तो ये होता है हम लोग का कार्नो चक्र। इसका मैं आप लोग को पीवी डायग्राम बना दे रहा हूँ। यहाँ पे देखो, ये इस टाइप से हमारा पी, ये भी, और ये हम लोग का पी। ठीक है, यहाँ पे हम लोग का जो सबसे पहला प्रोसेस होगा, अब मान लेते हैं यहाँ पे क्या है, T1 है, P1 है और V1 है। ठीक है, अब क्या होगा, समतापी यहाँ पे क्या होगा, प्रसार होगा। समतापी प्रसार यानी कि यहाँ पे T1 कांस्टेंट रहेगा और ये क्या हो जाएगा, P2 हो जाएगा और ये V2 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ से होगा रुद्धोष्म प्रसार। ठीक है, ये यहाँ पे डायरेक्शन, ये ठीक है, ये रुद्धोष्म प्रसार से और आगे बढ़ा देते हैं, ये भी। यहाँ पे ये क्या आ जाएगा हम लोग का, अब यहाँ पे जो है इसका टेम्परेचर, ये T1 टेम्परेचर पे हुआ है समतापी प्रसार। यहाँ पे ये टेम्परेचर क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, T2, ये P2, और ये क्या आ जाएगा, सॉरी यहाँ पे ये चेंज हो जाएगा P3 और ये V3 आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद होता है हम लोग का समतापी संपीड़न। ठीक है, ये T2 टेम्परेचर पे होगा और इसके बाद लास्ट प्रोसेस हम लोग का होता है रुद्धोष्म संपीड़न। ठीक है, यहाँ पे टेम्परेचर T2 ही रहेगा और यहाँ पे P4 हो जाएगा और ये V4 हो जाएगा। ठीक, और उसके बाद ये जो है हम लोग का T1 V1 P1 फिर से मिल जाएगा। तो ये होता है हम लोग का कार्नो चक्र। ठीक है, कहाँ पे पीवी डायग्राम में कार्नो चक्र को इस तरह से हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे, जहाँ पे ये स्टेप फर्स्ट है, ये स्टेप सेकेंड है, ये स्टेप थर्ड है और ये स्टेप फोर्थ है। ठीक है, इस टाइप से रिप्रेजेंट करेंगे। इसके सिवा और एक डायग्राम होता है जिसे हम लोग TS डायग्राम बोलते हैं। यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा ये बता दे रहा हूँ, ये अगर हम लोग का पॉइंट ए है, ये बी है, ये क्या है, सी है, और ये क्या है, डी है। ठीक है, तो यहाँ पे TS डायग्राम होता है जहाँ पे T जो है हम लोग वाई एक्सिस में लेते हैं और S जो है इसे हम लोग ये एक्स एक्सिस में लेते हैं। तो इसके लिए कार्नो चक्र कैसा दिखेगा, देखो इस टाइप से। ठीक है, सबसे पहला समतापी समतापी प्रसार होगा। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, रुद्धोष्म, सबसे पहले समतापी प्रसार होगा। ठीक है, इसके बाद रुद्धोष्म, उसके बाद फिर से समतापी संपीड़न, ये समतापी प्रसार को डिनोट कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे जो है एंट्रोपी बढ़ रहा है, प्रसार हो रहा है, यहाँ पे एंट्रोपी में कमी हो रही है, यानी कि ये जो है आ, रुद्धोष्म, ये सॉरी समतापी संपीड़न को दिखा रहा है। ठीक है, और ये इस टाइप से ये होता है हम लोग का आ, क्या बोलना चाहिए,
टी एस डायग्राम किसके लिए, कार्नो चक्र के लिए। ठीक है, तो ये दो डायग्राम आप लोग याद रखेंगे कार्नो चक्र के लिए। और कार्नो इंजन की, अच्छा अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आता है कार्नो इंजन की दक्षता। इफिशियंसी ऑफ कार्नो इंजन। ठीक है, कार्नो इंजन की दक्षता क्या होगा। नॉर्मल इंजन की दक्षता क्या होता है, नीटा इक्वल टू 1 माइनस Q2 अपॉन Q1 होता है। लेकिन आप लोग कार्नो इंजन के लिए याद रखेंगे, कार्नो इंजन के लिए होता है 1 माइनस T2 अपॉन T1 होता है। ठीक है, यहाँ पे Q1 Q2 का वैल्यू रखेंगे, Q1 और Q1 Q2 का वैल्यू रखेंगे तो ये हमारे T2 यहाँ पे हमें मिलता है, याद रखेंगे आप लोग, Q2 अपॉन Q1 इक्वल टू मिलता है T2 अपॉन T1। ठीक है, आगे जो इक्वेशन निकाले हैं वहाँ से इसे आप लोग डायरेक्ट चेक कर सकते हैं। ठीक है, Q2 अपॉन Q1 इक्वल टू T2 अपॉन T1 आ जाएगा। ठीक है, ये पॉइंट आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, और कार्नो इंजन की जो दक्षता होती है वो होता है 1 माइनस T2 अपॉन T1। यानी कि जो कार्नो इंजन की दक्षता है वो ना तो वर्किंग सब्सटेंस के टाइप पे डिपेंड करता है, ठीक है, ना ही स्रोत पे ना ही सिंक पे, ये सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड करता है, स्रोत और सिंक के टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। ठीक है, ये दो ताप के बीच अगर कोई भी इंजन कार्य कर रहा है, ठीक है, तब उसकी दक्षता क्या होगी, नीटा ही होगी। अगर वो कार्नो इंजन है, वो उत्क्रमणीय इंजन है, तो उसकी जो दक्षता है वो सिर्फ और सिर्फ उसके ताप पर निर्भर करेगी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, इससे रिलेटेड जो है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मतलब पूछे गए हैं। ठीक है, तो कार्नो इंजन की जो दक्षता होती है वो क्या होती है, 1 - T2 अपॉन T1। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ किस में डिपेंड करती है, टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। जबकि बाकी इंजन के लिए जो दक्षता होती है वो Q2 अपॉन Q1 होता है। ठीक है, ये किसके लिए होती है, कार्नो इंजन के लिए एक वैलिड है और दूसरा उत्क्रमणीय इंजन के लिए। अगर आपको ये दे दिया गया हो कि वो जो इंजन है वो उत्क्रमणीय इंजन है, ठीक है, तब भी जो है उसके लिए जो दक्षता है वो 1 - T2 अपॉन T1 होगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम लोग सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक और एंट्रोपी के कॉन्सेप्ट और थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल्स के बारे में देखेंगे। ठीक है, इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। अगर वीडियो लेक्चर पसंद आए तो हमें सपोर्ट कीजिए। और फिजिक्स से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।